मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर में आज बात बिहार की उस सियासी हलचल की जिसने पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक हुई है जिसमें बिहार के 12 राजनीतिक दलों ने अपनी राय रखी है और सबसे अहम मांग आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराया जाए और इस मांग का बीजेपी ने भी समर्थन कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को एक चरण में चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या बिहार में वाकई कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि एक साथ पूरे राज्य में मतदान कराया जा सके, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है और इसके में जो है इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश इसको विपक्ष बता रहा है। तो आज की बड़ी खबर में बहस यही, एक चरण का चुनाव विकास की सुविधा या राजनीति की रणनीति, इसी पर होगी आज की चर्चा। और इसमें शामिल होने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता शरीफ रंगरेजी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मनोज लाल दास और हमारे साथ जुड़ेंगे खुर्शीद आलम, सीनियर जर्नलिस्ट मुंसिफ टीवी। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जेडीयू प्रवक्ता मनोज लाल जी से शुरुआत करेंगे। मनोज जी, आपकी पार्टी ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है, क्या ये प्रशासनिक सुविधा है या चुनावी रणनीति? अभी कुछ टेक्निकल रीजन है, वो नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ, लेकिन मैं खुर्शीद की तरफ रुख करूंगा। खुर्शीद, चुनाव आयोग की अहम बैठक, चुनाव आयोग तीनों जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पटना पहुंचे हुए हैं और सभी राजनीतिक दलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। क्या परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा है खासकर बिहार चुनाव को? क्या ये मीटिंग खत्म होते ही हम उम्मीद कर लें कि बिहार में आचार संहिता लगा दी जाएगी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा? मनीष, देखिए, इलेक्शन कमीशन का यहाँ आना पहले से तय था और इलेक्शन कमीशन का यहाँ आना पहले से तय था। इलेक्शन कमीशन के आने का मतलब ये थोड़ी कि आज जिस आचार संहिता का मामला होगा, असल मामला ये है कि तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि दशहरा, दिवाली और छठ में जो लोग घर आते हैं उनके आने के मौके पे इलेक्शन करा दिया जाए और एक बड़ी तादाद जो है वो इसमें हिस्सा ले सके। इलेक्शन कमीशन पे SIR के ताल्लुक से जो इतराजात थे, बहुत सी पार्टियों ने अपनी राय रखी है। दूसरे ये है कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ आने का एक और मकसद ये था कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 6 तारीख तक जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो दुरुस्त कर लिया जाए और जो 3 साल से ज्यादा लोग एक जगह जमे हुए हैं उनको वहां से हटा करके उनको अपनी जगह पे तैनात किया जाए। दूसरी ये कि आज भी डिपार्टमेंट सरकारी तौर पे सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं और डिपार्टमेंटल सतह पे जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है वो भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन से जितनी पार्टियां मिली, आपने बताया 12 पार्टियां मिली है, 12 इन पार्टियों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव की बात की है, जबकि बीजेपी ने 1 या 2 चरण की बात की है। बाकी तमाम पार्टियों ने 2 शिफ्ट में चुनाव कराने की बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ अक्सर बिहार बदनाम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है। वैसा कुछ नहीं, एक चरण में होने से ये होगा कि एक साथ मामला आएगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी कंपनियां हैं उनकी सुरक्षा बलों को उनको लगा करके कर लिया जाएगा। होता ही है कि अगर ये स्पेस बढ़ता है तो चुनाव हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में भी और वोट डालने वालों में भी थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा उनका हौसला कमजोर होता है। एक चरण में होगा तो ये जो पार्टियां हैं ये चाह रही हैं, खास तौर पे एनडीए, तो इनका कॉन्फिडेंस कायम रहे और ये करा ले और लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और हिस्सा लें। दूसरे ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन के सामने आरजेडी ने और दूसरे विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने सवाल रखा कि जो SIR में नाम काटे गए हैं वो किस आधार पर, किस बुनियाद पर काटे गए हैं, उनको उसका डिटेल भी दिया जाए। गंगा का कोस्टल इलाका जो दियारा इलाका कहलाता है
वहां के लिए इन लोगों ने डिमांड किया कि घुड़सवारी दस्ते से उसकी निगरानी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने ड्रोन के जरिए भी निगरानी करने का नजर रखा है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती होगी और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने एक बात कही है कि भाई ये लोग तय कर ले, जो पोलिंग एजेंट यहाँ आते हैं वो टाइम पे पहुंचे और फॉर्म 17C ले करके ही जाए। एक बात ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जेडी प्रवक्ता मनोज लाल दास भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही मैं इस्तेकबाल करता हूं, शरीफ रंगरेजी साहब और मनोज साहब। मनोज साहब, सबसे पहले सवाल आपसे बड़ा अहम हो जाता है सवाल कि आपकी पार्टी ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है, तो विपक्ष इस पे कई सारे इल्जाम लगा रहे, कह रहे अब, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है कि एक ही चुनाव में एक ही जो है पूरे इसमें चुनाव हो जाएगा और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, एक ही चरण में सारी कहानियां निपटा दी जाएंगी। लेकिन जो सबसे पहले बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो विपक्ष आप पे कह रहा है कि ये इनकी चुनावी रणनीति है, इसलिए बीजेपी पे इसका समर्थन कर रही है। आप देखिए सर, कौन क्या कर रही है उसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। हमारी जो सोच है, पार्टी की जो सोच है, वो हमने चुनाव आयोग से अवगत करा दिया और कई बार ऐसे माहौल हुए हैं देश के अंदर, कई राज्यों में एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ है। और जब चुनाव आखिर कराते कौन है? चुनाव तो वही कराते हैं कि जो अधिकारी रहते हैं राज्य सरकार के, उनके द्वारा जो नाम भेजे जाते हैं चुनाव आयोग को, या जो बटालियन रहती है चुनाव कराने के लिए जो उपस्थित रहती है, उनके द्वारा ही होता है। और अभी खासकर बिहार के ये विधानसभा का चुनाव ऐसे समय में आता है कि जब राज्य में सबसे बड़ा पर्व छठ की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है, चित्रकूट भगवान की पूजा होती है, भैया दूज होते हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा होती है हिंदू धर्म के अनुसार भी, और सभी लोगों के अनुसार छठ पूजा की एक पवित्रता मानी जाती है। हाँ, कुछ बोले सर? क्या जो हालात है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें कर रहे हैं। हालात क्या ये होनी चाहिए कि सारे लोग, अधिक से अधिक लोग मतदान में शामिल हो सके, यही हमारे पार्टी का मकसद है। और सभी लोग चाहेंगे ना, आप देखते होंगे कि चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो पता चलता है कि इस चरण में वोटिंग 53% हुआ, 43% हुआ, क्योंकि बाकी लोग जो आते हैं फिर वो कहीं न कहीं चले जाते हैं। तो इस लिहाज से कि संख्या भी ज्यादा हो, और कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि एक चरण में नहीं हो सकता है। वैसे हमने सुझाव चुनाव आयोग को दिया है, मानना या न मानना चुनाव आयोग का काम है। सभी मतलब आपने अपनी तरफ से एक राय दे दी है, अब चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस प्रवक्ता शरीफ रंगरेजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ जी, जेडीयू और बीजेपी एक चरण में चुनाव की मांग कर रही है, क्या कांग्रेस इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया को सीमित करने की कोशिश मानती है? एक चरण में चुनाव कराना कोई बड़ी बात नहीं है, करवा सकता है। चुनाव आयोग उनके हाथ में है, चुनाव आयोग को जो कहेंगे वो मीडिया के सामने आगे कह रहे एक चुनाव आयोग कराने से मैं मांग करता हूँ, पर मैं नहीं समझता कि एक चरण में बिहार में चुनाव हो पाएगा। बिहार में 45 सीट है, 38 जिला है, एक चरण चलाना संभव ही नहीं है। 2 चरण में कम से कम चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग उनके हाथ में, खुलेंगे चुनाव की बात मानेगी। हेलो, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग उनके अंदर में है ना, चुनाव आयोग जो बोलेंगे उनकी बात मानेगी। मगर एक चरण में चुनाव हो ही नहीं पाएगा। बोल रहे उनके संजय झा जी, अपना ध्यान सुनना, तो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे राज्य में एक चरण चुनाव होता है, महाराष्ट्र या बिहार आ रही है, महाराष्ट्र नहीं है। बिहार में 38 जिला, 40 सीट, एक चरण चुनाव संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 2 चरण चुनाव चाहिए, 2 चरण। ठीक है, मनोज जी, आप कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि कई जिलों में अब भी अराजकता है।
तो क्या आप इसे नकारते हैं जब इस तरह का माहौल विपक्ष बता रहा हो, कह रहा हो कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, अराजकता फैली हुई है? इस हालात में जो है क्या आपको नहीं लगता कि हर जिले में एक प्रॉपर फोर्स रहे, हर जिले में जो है चुनाव आयोग एक प्रॉपर तैयारी कर सके, तो उसके लिए 2 या 3 चरणों में चुनाव होना चाहिए? जब विपक्ष आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है और साथ साथ रैलियां कर रहा है, चुनाव वोट चोरी करने का इल्जाम लग रहा है आप पे सीधे तौर पर। देखिए, वोट कौन चोरी किया नहीं किया, अब उस विषय पर जाने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें चुनाव आयोग कोई गलत करेगा तो हम फिर से SIR करने का आदेश देंगे या उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रमाण नहीं दिए हैं, इसीलिए इस विषय पर बात करना ही गलत होगा। अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी विषय पर हम केंद्रित रहे। नहीं, इसलिए मैंने पहला सवाल मेरा बड़ा एकदम सटीक और सदा हुआ था कि जब आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हो कि क्राइम जो है बिहार में बढ़ गया है, आपके ऊपर लग रहे हो इल्जाम ये कि ये सरकार अराजकता इसमें फैली हुई है, कई जिलों में अब भी जो है हालात सही नहीं है, तो उस दौर में पूरे एक साथ बिहार में चुनाव कराने से क्या चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्या तैयारी के लिए वक्त नहीं चाहिए? क्या प्रॉपर फोर्स अवेलेबल रह पाएगी बिहार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव कराना चुनाव आयोग के जिम्मे में है, पहली बात। सही है। दूसरी बात, कौन जिले की अराजकता की स्थिति है जरा आप बताएं। आप तो पत्रकार हैं, आप बता दें कि हाँ इस जिले में इतने दुकानों को लूट लिया गया, इतने लोगों को मार दिया गया, ये हो रहा है, ये किडनैपिंग हो रहा है, ऐसी हो रहा है। आप जरा एक जिले की उठा के हमको दिखा दें कि हाँ भाई इस तरह की स्थिति है, 10 जिले में कैसे चुनाव होगा, ये तो आप हमें बता देना। अब विपक्ष क्या कहता हो हम उस पर नहीं जाते हैं। सही है। विपक्ष का काम ही होता है बोलना, हमारा काम है काम करना, इसलिए ऐसी बात नहीं। अब हम अभी यहाँ पर आपको गिनाने चले कि आज रामगढ़ हजारीबाग में 3 लोगों की हत्या हो गई, चतरा में 2 लोगों की हत्या हो गई, गिरिडीह में 7 लोगों की हत्या कल से अभी तक हो गई। ये करने के लिए हम यहाँ थोड़े बैठे हुए हैं। सरकार है, उसके राज्य में कोई घटना घटेगी, ये सरकार का दायित्व होता है। हमारे राज्य में कोई घटना अगर घटती हो, उसके अपराधी नहीं गिरफ्तार होते हो, हमारी पुलिस खुलेआम उसको छोड़ दे रही है, तो मैं एक बात समझू कि अराजकता की स्थिति है। अब इसको आप अराजकता कर रहे हो कि कोई घटना घट गई और उसके अपराधी गिरफ्तार हो गए, ये अगर अराजकता है तो हमको ये अराजकता मंजूर है। ठीक है। शरीफ रंगरेजी, विपक्ष जो लगातार इल्जाम लगा रहा है कि बिहार में अभी भी कई जिलों में सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, तो एक चरण में चुनाव क्या वाकई संभव लग पा रहा है उस हालात में? और वो कह रहे हैं कि बताइए हमें कौन से जिले में अराजकता है या कौन से जिले में क्राइम बढ़ा हुआ है। अगर कहीं क्राइम हो रहा है और उसका आरोपी ना पकड़ा जा रहा हो तो बात है, उन्होंने तो चतरा तक का और हजारीबाग का आपको एक वो दे दिया कि एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे हालात बुरे हैं, और वहां तो आपकी सरकार है JMM के साथ मिलकर। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। बिहार में अच्छा कह रहे हैं, अब हजारीबाग कहाँ से पहुंच गया, चतरा कहाँ से पहुंच गया? बिहार के हालात देखिए ना। बिहार में ये क्या आपकी प्रशासन जाती है दारू वालों को पकड़ने के लिए, तो प्रशासन को मारा जाता है खदेड़ खदेड़ के। अभी का मैं एक न्यूज सुना रहा हूँ, एक 10 मिनट पहले का न्यूज मैं सुना रहा हूँ, आपके डिबेट में जुड़ने से पहले अभी मैं फेसबुक चला रहा था, तो मैंने देखा बेनीपट्टी में एक नेत्री है, वो पीछा करके उसको मारने के लिए 2 बाइक सवार, एक बाइक में बिना नंबर प्लेट का, चारों इंडिकेटर चलाकर तो मारने के टारगेट पीछा करते करते बहुत दूर तक भागा, मगर उस महिला उस लड़की ने अपना हिम्मत दिखाकर गाँव वालों को हल्ला किया, तो उसका जान बच गया। वो अभी अपना बाइट दे रही थी। ये हालात है बिहार का, महिला सुरक्षित नहीं है। ये बात कहते चतरा हजारीबाग का। मनोज जी, सीधा सवाल आपसे। देखिए, किस परिस्थिति की ये बात कर रहे हैं, कौन महिला को कोई आदमी विरोध कर रहा था, कौन खा पी के कर रहा था, इसकी पूरी घटना की जानकारी आप तो दीजिए। उनसे हम क्या पूछेंगे? आप दीजिए कि हाँ ऐसी क्या घटना घटी है। इनके तो यूट्यूब देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं अपना सवाल कर लेता हूँ। मनोज जी, अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष बता दे कि कहाँ जो है इस तरह के हालात हो रहे हैं,
अगर आपके हिसाब से सब कुछ इतना पारदर्शी है तो फिर विपक्ष को इतनी चिंता क्यों दिख रही है? क्या भरोसे की कमी है इलेक्शन कमीशन और सरकार में, या पारदर्शिता पर शक है? देखिए, विपक्ष को इलेक्शन कमीशन भी खराब लगता है, सरकार भी खराब लगता है। जब ये नीतीश जी के साथ रहते हैं तो नीतीश जी महान हो जाते हैं, जब नीतीश जी से हट जाते हैं तो नीतीश जी सबसे खराब हो जाते हैं। इसीलिए विपक्ष का कोई अपना रंग रूप रहे तब न कहा जाए भाई। मैंने कहा कि जिस घटना के बारे में इन्होंने अभी कहा है उस घटना की सच्चाई आप अपने मुंह से बताइए। आपको जानकारी है, हमको तो नहीं जानकारी है अभी। आपको अगर जानकारी है तो आप बताइए। जब आपको ही नहीं पता है तो हम यूट्यूब देख के क्या हम बताएंगे? हमने आपको कहा, आप अपने रिपोर्टर को पूछिए कि चतरा में आज 2 लोगों की हत्या हुई है कि नहीं हुई है, हजारीबाग में 1 लोगों की हत्या हुई कि नहीं हुई है, 2 लोगों के साथ लूट हुई है कि नहीं हुई है, आप पूछ लीजिए ना। मैं तो आप ही को कह रहा हूँ। ठीक है, पहले बिहार के हालात जान लेते हैं, झारखंड पे जरूर जाएंगे। बिहार के हालात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, वो जिस तरह के जेडीयू कह रही है कि कोई अराजकता का माहौल नहीं है, किसी भी जिले में अराजकता नहीं है, और वो कह रहे हैं कि क्राइम की स्थिति भी सही है बिल्कुल। आप क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या लगता है क्या हालात हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। आ रहा हूं मनोज जी आ रहा हूं, मैं मौका दूंगा। आ रहा हूं मनोज जी। खुर्शीद, मनोज जी सरकार में है और विपक्ष का काम है बोलना, ऐसा नहीं है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों पटना में एक मर्डर हो गया सरेआम। मामला ये नहीं है कि क्या हो रहा है, मामला ये है कि सरकार और पुलिस का रोक क्यों नहीं है। वो हर जगह मामला है। अब छोटी मोटी घटना की बात इधर उधर तो होती रहती है, उसका मामला ये नहीं है। मामला ये है कि वोटर के अंदर डर पैदा नहीं होना चाहिए। पिछले इलेक्शन में कई बूथ, कई कंस्टिट्यूंसी ऐसे थे जहां पे ये बात आई थी कि वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं हंगामा किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। दरभंगा और आसपास के कई बूथ ऐसे थे जिसमें मुस्लिम वोटर्स अगर जा रहे थे तो उनको वहां से हटाया जा रहा था, रोका जा रहा था। ये सारी चीजों को देखते हुए विपक्ष का डिमांड था कि एक चरण में न होकर के 2 चरण में हो, ताकि उसको आसानी से टैकल किया जा सके और वही फोर्स दूसरी जगह पर्याप्त मात्रा में हो। बिहार में जो कुछ हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यह है कि पहले के मुकाबले मामला उस तरह के नहीं रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता शरीफ रंगरेजी से सवाल है कि कांग्रेस का आरोप है, आप लगातार आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन वो तो सीधे तौर पर आपको चैलेंज कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है कि एक चरण में चुनाव से प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के पक्ष में रहेगा। तो क्या आपको यही डर सता रहा है कि सरकार जो है अपने हिसाब से सारी चीजों को कर लेगी? सरकार के हाथ में पहले प्रशासन है, ये पहले पूछिए ना उनसे। कि सरकार के हाथ में पहले प्रशासन है, एक चरण में चुनाव कराएंगे तो कहां से कंट्रोल कर पाएंगे? दिन दहाड़े गोली मार देता है, दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ देता है, पुलिस की बात मानती है नीतीश कुमार की। मैं पटना में रहता हूँ, मैं प्रॉपर पटना चिप्पी में रहता हूँ। मैं बताता हूँ घटना, गली कुत्ते में बैठ के गांजा स्नैक पीता, वो लड़की दिन में पूरी करता है, दिन में लड़की को छेड़ता है, पुलिस कुछ कर पाती है? पुलिस को अगर आप कंप्लेन करिएगा उल्टा आदमी को मरवा देगा। ये कहती है कि एक चुनाव संभव ही नहीं, एक चुनाव होना पॉसिबल ही नहीं, तो मन में बोल देते हैं अभी डिबेट में जाकर। मनोज जी, वो कह रहे हैं अब एक नया बखेड़ा भी आज खड़ा हो गया। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आप बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान की सत्यापन की भी बात कर रहे हैं। तो क्या ये कदम मतदाताओं को डराने वाला नहीं है? तो उसको डरने की क्या बात रहेगी? हाँ। अगर कोई गलत मतदाता है, अगर मान लीजिए कोई महिला आती है और उसकी जांच अगर कोई महिला पदाधिकारी भीतर में करती है, जब आप मेट्रो में जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जांच वहां होती है कि नहीं होती है?
आप एयरपोर्ट में बुर्का पहन के जा सकते हैं क्या? वहाँ तो आपको बुर्का हटा के ही आपको जाना होगा। तो अगर कोई महिला पदाधिकारी किसी महिला को अगर जांच करती है भीतर में, किसी के सामने नहीं रहती है, तो किसी को क्या आपत्ति होगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये काम क्या, हमारा तो काम है कि डिमांड करना। हमने डिमांड किया है, मानना चुनाव आयोग के जिम्मे है। ये चुनाव तो हमको नहीं कराना। ये बुर्के पे सवाल था या मुस्लिम मतदाताओं पे ही सवाल था पूरी तरीके से? मंशा क्या है? नहीं, मुस्लिम मतदाता पर कैसे सवाल रहेगा? हाँ, जो आदमी, क्योंकि सवाल तो मंशा पे उठ रहा है ना। हर महिला थोड़े बुर्का पहन के जाती है। वही तो, मुस्लिम मतदाता ही तो बुर्का पहन के जाते हैं। महिलाएं भी हैं, मैंने कई मुस्लिम महिलाओं को भी हमने देखा है जो बिना बुर्के में ही रहती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बुर्के पहन के जा रहा हो तो क्या कह दिया किसी ने, बीजेपी ने, कि उसको आप पुरुष से जांच करवाइए। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं से आप जांच करवाइए कि वो जेन्युइन वोटर है कि नहीं है। कोई वोट देने वाले की सत्यता की जांच कराना कहीं से कोई गलत है क्या? अब इसको मानना न मानना चुनाव आयोग के ऊपर है। हमको तो करना नहीं है। चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, सारा प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग के जिम्मे रहेगा। तो चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का रहेगा। उसके हर विधानसभा में बाहर से ऑब्जर्वर आएंगे पूरे जिला के। उनको तो डर ये है ना कि अगर एक चरण में चुनाव हो जाएगा तो प्रशासनिक चीजें जो हैं वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में जाएंगी। वो यही तो डर रहे हैं। सरकार के पक्ष में जाएगी? आप तो सर गजब वाली बात। मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको बोल रहे हैं तो आप इसको बताइएगा ना। प्रशासनिक क्या करेगी? वहाँ तो हम चाहेंगे कि फलना अफसर वहाँ पर तैनात हो, तो वो हो सकता है क्या कि जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर जो चाहेंगे, चुनाव आयोग के अंदर में जो होगा वही ना होता है, किसी दूसरे के कहने से नहीं ना होता है। अगर कोई जिलाधिकारी हमारे आरोपित होंगे, कोई अधिकारी पिछले चुनाव में आरोपित होंगे, तो उनको चुनाव कार्ड से वंचित परेशानी बताता हूँ। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है कि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, कई अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकायत की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और वो तो सीधे तौर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि बहुत सारे डीएम, बहुत सारे एसपी वो सीधे तौर पर सरकार के पक्ष में काम करते हैं और विपक्ष के नेताओं पे लगातार केस ठोकते हैं और दूसरे नेताओं पर या खासकर सरकारी जो जिनकी सरकारें हैं उनको जो है पूरी तरीके से आजादी देते हैं, चाहे वो रैली करने की हो, चाहे वो चुनावी सभा करने की हो। तो ये इल्जाम लग रहे हैं और इन इल्जामों के बीच चुनाव हो रहा है, तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। कर्नाटका में नहीं ऐसा करते हैं। हाँ, हिमाचल में हम लोगों ने नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, केवल जहाँ ये बात जायज है आपकी, ये सवाल जायज है, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। हाँ, जहाँ जीतते हैं वहाँ अधिकारी नहीं रहता है क्या? वहाँ भूत पिशाच बैठा हुआ रहता है क्या? हाँ, शरीफ रंगरेजी, ये सवाल आपको वहीं क्यों याद आते हैं जब बीजेपी या दूसरी उनकी सरकारें हैं पार्टियों की? आपको ये सवाल वहां क्यों याद नहीं आते जब यही सवाल जो है पूरी तरीके से हिमाचल में भी पूछा जाना चाहिए, झारखंड में भी पूछा जाना चाहिए? शरीफ, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सवाल दोहरा दूं अपना? नहीं, वो सवाल सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में काम करेंगे, तो ये प्रशासनिक अधिकारी आपको जो है वहां क्यों नहीं दिखाई देते? हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका में, इसे ये महाराष्ट्र पे और इन्हीं पे क्यों सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। जहाँ हमारी सरकार हम अपनी सरकार के पदाधिकारी का नहीं करते हैं। यहाँ सरकार है
ये दबाव बना के अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकती है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से जो दबाव नहीं ठीक है, आपकी बनाती है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी, छोटा सा सवाल आपसे और आखिरी सवाल, वक्त की कमी है मेरे पास में। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आप एक सीनियर प्रवक्ता भी हैं और सीनियर नेता भी हैं, बिहार का जो चुनावी इतिहास रहा है वो बूथ कैप्चरिंग और हिंसा का रहा है। आप पहले काफी सारे इस तरह के मामले आते थे, तो क्या एक चरण में चुनाव अगर होगा तो इन घटनाओं को रोका जा सकेगा? देखिए, जो हिंसक चुनाव होते थे, जो बूथ कैप्चरिंग की बातें उठती थी, वो 2005 तक थी। 2005 के बाद जब सरकार ने फेयर पोल के लिए कटिबद्ध हुई, चुनाव आयोग को पूरी छूट दे रखी थी, तो 2010 के बाद आप देख लीजिए कि कुछ हिंसा वो भी बूथ से बहुत दूर जाकर, और बूथ लूट की तो शायद ही कोई घटना आपको नजर आ गई। तो ऐसे परिस्थिति में अगर चुनाव आयोग चाहे तो एक फेज में करा देगी तो भी हमारा स्वागत है। वो अगर 2 फेज में कराती है, 3 फेज में कराती है या 5 फेज में कराती है, ठीक है, ये चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मा। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शरीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव में एक चरण में हो या कई चरणों में, लेकिन असल चुनौती निष्पक्षता और पारदर्शिता की है। क्या एक चरण का चुनाव जनता के लिए सुविधा बनेगा या विपक्ष इसको साजिश बता रही है? क्या नीतीश कुमार सरकार के आत्मविश्वास के पीछे विकास की कहानी है या चुनावी रणनीति? सच यही है कि लोकतंत्र का असली इम्तिहान अब बिहार की धरती पर शुरू हो गया है। देखते रहिए मुंसिफ टीवी। मैं हूं मोनी सनवर और यही थी आज की बड़ी खबर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।